नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। एनीमिया के फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि आरबीसी क्या होती है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है, उनका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, आयरन मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। कुछ ब्लड इंडिसेस के बारे में भी हमने जानकारी ली थी, लाइक पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है, मीन कार्ब सेल्स हीमोग्लोबिन क्या होता है, मीन कार्ब सेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होता है, लाइक एमसीवी, एमसीएचसी, एमएच, एमसीएच, ये सारी चीजें क्या होती है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एनीमिया का पार्ट 2 होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यू करता हूँ पिछले बार से कि एनीमिया क्या होता है। कि इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ आरबीसी काउंट, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड रिडक्शन ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। आरबीसी काउंट के अंदर अगर रिडक्शन हो, आरबीसी काउंट नॉर्मल जो होता है वो होता है 4 to 6 मिलियन पर MM³ ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। लाइक मेल्स के अंदर 5 to 6 होता है, फीमेल्स में 4 to 5 मिलियन पर MM³ होता है। बट एवरेज मान के चले तो 4 to 6 मिलियन पर MM³ होता है। आरबीसी की काउंट अगर कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए और पैक्ड सेल वॉल्यूम की वैल्यू अगर कम हो जाए तो इन तीनों चीजों को हम एक तरीके से एनीमिया बोल सकते हैं। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेज होते हैं कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, यानी कि एरिथ्रोपोएसिस की जो रेट है वो कम हो जाए। एरिथ्रोपोएसिस की जो रेट है वो कम हो जाने से आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, जिससे कि एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जो हेल्दी आरबीसी है वो बहुत ही तेज गति से डिस्ट्रक्ट हो रही है। इसके अलावा है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से सडन एक्सेस लॉस हो रहा है या फिर क्रॉनिक रूप से लॉस हो रहा है। तो लॉस होने की वजह से भी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है, आरबीसी की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम की कमी हो सकती है। तो इन तीन चीजों से कमी हो सकती है। और ऑल दीज इंसिडेंट्स कॉज्ड बाय इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो ये तीनों चीजें, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस की कमी होना या फिर सडन डिस्ट्रक्शन होना या फिर एक्सेस लॉस होना, ये तीनों चीजें किस तरीके से होती है? या तो उनके किसी पेशेंट के अंदर कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो, या फिर हीमोफीलिया हो, या फिर थैलेसीमिया हो। तो ये जो भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं इनकी वजह से ये हो सकता है। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर एक्सपोजर्स टू टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स। उसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। मेनली इनको दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, मॉर्फोलॉजिकली एंड इटियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि वो आरबीसी की साइज के ऊपर एंड कलर के ऊपर डिपेंड करता है। और इटियोलॉजिकल जो होता है वो उसके कॉज या ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये किस तरीके से हुआ है, इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है, उसके ऊपर जो होता है वो होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो किसी आरबीसी की साइज और कलर के ऊपर डिपेंड करता है वो होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। तो जो साइज ऑफ आरबीसी होती है विच इज डिटरमाइंड बाय मीन कार्बसल वॉल्यूम, यानी कि एमसीवी। एमसीवी क्या होता है कि किसी एक सिंगल आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मीन कार्बसल वॉल्यूम बोलते हैं। ये आरबीसी की साइज को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा कलर ऑफ आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय मीन कार्बसल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC, यानी कि एक सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन का उस आरबीसी के रिलेटिव में जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि ग्राम या फिर मिलीग्राम पर लीटर के अंदर एक आरबीसी के अंदर कितने एमजी में परसेंटेज में कितने परसेंट के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो होता है वो आरबीसी का कलर डिपेंड करता है। तो आरबीसी की साइज को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? आरबीसी की साइज को मीन कार्बसल वॉल्यूम से और आरबीसी के कलर को MCHC से, यानी कि मीन कार्बसल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा जब हम नॉर्मल सीबीसी देखते हैं, तो नॉर्मल सीबीसी के अंदर हमें कुछ ब्लड इंडिसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुत से लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता है, तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो डाला है। लाइक आरबीसी का नॉर्मल कंसंट्रेशन 5 पर एमएम क्यूब होता है, 5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है और इसकी नॉर्मल रेंज 4.5 टू 6 एंड फीमेल में 4.2 टू 5.4 होती है। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल मेल्स के अंदर 14 से 18 एंड फीमेल में 12 से 16 होता है। अब ये हिमेटोक्रिट जो है वो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको हम हिमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम जो मैंने आपको इसके एनीमिया के पार्ट 1 में भी बताया था कि पैक्ड सेल वॉल्यूम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कि मान लीजिए ये एक हिमेटोक्रिट ट्यूब है, इसके अंदर हमने ब्लड डाला और ब्लड डालने के बाद में इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो ब्लड होता है, आरबीसी होती है, वो इसके बॉटम पार्ट के अंदर जाके चिपक जाती है और प्लाज्मा जो होता है वो इसके ऊपरी पार्ट में तैरता रहता है। तो ये जो रेंज होती है इसी को ही हम पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हिमेटोक्रिट बोलते हैं। तो ये एचसीटी या हिमेटोक्रिट जो होता है ये भी एक तरीके से पैक्ड सेल वॉल्यूम ही है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 36 से लगा के 52 के बीच में परसेंटेज के ऊपर। और एमसीवी जो मैंने आपको बताया इसकी साइज को डिफाइन करता है कि एक मिनिमम मतलब कि एक आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 77 टू 97। एमसीएच यानी कि मीन कार्बसल हीमोग्लोबिन की एक सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितने ग्राम के अंदर प्रेजेंट है, उस ग्राम की मात्रा को हम मीन कार्बसल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसको हम पिकोग्राम के रूप में लेते हैं। इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है 26 से 32 के बीच में। और एमसीएचसी जो मैंने आपको बताया कि मीन कार्बसल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन का इस आरबीसी के रिलेशन में कितना कंसंट्रेशन है उसके अंदर, उसको हम एचसीएचसी बोलते हैं। और ये परसेंटेज के ऊपर डिफाइंड होता है और 32 टू 36 इसकी रेंज होती है। अब हम देखते हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला एनीमिया होता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। जैसा कि नाम से डिफाइन है कि नॉर्मोसिटिक यानी कि उसकी जो साइज होती वो 7.2 माइक्रोन नॉर्मल साइज ही होगी, एंड नॉर्मोक्रोमिक यानी कि उसका जो कलर होगा वो भी उसका नॉर्मल ही होगा, यानी कि साइज नॉर्मल एंड कलर नॉर्मल। और इसके बाद में मतलब कि एमसीवी की जो वैल्यू होगी, मीन कार्बसल वॉल्यूम, जो इसकी साइज को डिफाइन करता है वो नॉर्मल रेंज में होगा, और एमसीएचसी जो इसके कलर को डिफाइन करता है वो भी नॉर्मल रेंज के अंदर होगा। दूसरा होता है नॉर्मोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक, यानी कि आरबीसी की साइज तो नॉर्मल है लेकिन हाइपोक्रोमिक यानी कि उसका कलर जो है वो डल हो चुका है, इसका मतलब एमसीएचसी की वैल्यू जो होगी वो 30 से कम आएगी। इसकी तरफ से आगे चलते हैं तो मैक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक आप नाम से ही मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। मैक्रोसिटिक मतलब के साइज जो होगी वो बड़ी होगी, यानी कि ये लार्जर साइज में मिलेंगे, यानी कि इसकी एमसीवी पर मीन कार्बसल वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो 90 से ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि हाइपोक्रोमिक है इसीलिए कलर इसका कम होगा, यानी कि एमसीएचसी की वैल्यू लेस देन 30% मिलेगी। और जो फाइनल एनीमिया होता है वो होता है माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल साइज में होगा, यानी कि इसकी एमसीवी की वैल्यू 90 से कम यानी कि लगभग 80 से भी कम मिलती है। और हाइपोक्रोमिक नाम से डिफाइन हो रहा है कि कलर इसका कम होगा, नॉर्मल कलर से कम होगा, इसीलिए इसकी एमसीएचसी की वैल्यू भी 30 से कम आएगी। तो हम नाम से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीबीसी देख के भी ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया है। यानी कि अगर उसकी एमसीवी की वैल्यू 90 तक रहती है या 90 से ऊपर आती है, इसका मतलब कि वो नॉर्मोसिटिक है। अगर उसकी एमसीवी की वैल्यू 90 से ज्यादा आती है, इसका मतलब कि वो मैक्रोसिटिक है। और अगर उसकी वैल्यू 80 से कम आती है, इसका मतलब वो माइक्रोसिटिक एनीमिया है। अब अगर हम कलर को डिफाइन करें तो कलर की वैल्यू में के लिए हम एमसीएचसी को देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 34 या उससे ऊपर आती है तो नॉर्मल है, और अगर 30 से नीचे आती है तो हाइपोक्रोमिक है। हम ब्लड फिल्म्स भी देख लेते हैं इनके लिए। लाइक ये जो ब्लड फिल्म है ये एक नॉर्मल ब्लड स्मीयर है, इसको किसी भी टाइप का कोई भी एनीमिया नहीं है। इस ब्लड फिल्म में आप देख सकते हैं कि आरबीसी कितनी कॉम्पैक्ट तरीके से इसके अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
अब हम देखते हैं नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि इसका कलर और इसकी साइज जो है वो इसके सेम ही है, लेकिन क्योंकि ये एनीमिया की कंडीशन है इसीलिए इसके अंदर आरबीसी की जो संख्या होगी वो कम मिलेगी। इसके अंदर कितने कॉम्पैक्ट तरीके से आरबीसी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बीच में आरबीसी में स्पेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। अब दूसरा देखते हैं नॉर्मोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये और ये एक दूसरे से सेम ही है, ये भी नॉर्मोसिटिक है एंड ये भी नॉर्मोसिटिक है, यानी कि इसकी आरबीसी की साइज भी सेम है और इसकी आरबीसी की साइज भी सेम है, लेकिन ये हाइपोक्रोमिक है, यानी कि इसके अंदर जो ये क्रोमिन हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो कम होगा, इसीलिए इसके अंदर एमसीएचसी की वैल्यू भी कम मिलेगी मैक्रोसिटिक सॉरी नॉर्मोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक के अंदर। अब हम देखते हैं मैक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। जैसा कि आप इस फिल्म में देख पा रहे हैं कि मैक्रोसिटिक यानी कि इनकी आरबीसी की जो साइज होगी वो नॉर्मल साइज से ज्यादा होगी, यानी कि इसका एमसीवी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और लेकिन हाइपोक्रोमिक कंडीशन है इसीलिए इसके एमसीएचसी की वैल्यू लेस देन 30 मिलेगी। जैसा कि आप फिल्म में भी देख पा रहे हैं कि ये जो है ये बहुत ही कम क्रोमिक रेड दिख रहा है। अब दूसरा देखते हैं माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक नाम से पता चल रहा है कि इनकी आरबीसी की जो साइज है वो बहुत ही छोटी है, माइन्यूट से साइज में दिख रहे हैं। हाइपोक्रोमिक ऑब्वियस सी बात है, आरबीसी का जो रेड कलर है वो भी इसके अंदर बहुत कम दिख रहा है। तो इस तरीके से ब्लड फिल्म से भी हम पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 5 टाइप के मिलते हैं, लाइक हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। अब हम इनका एक एक करके पूरा डिटेल में वर्णन देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि किसी भी तरीके से हेमरेज हो जाना, ब्लड का बाहर निकल जाना, ब्लड का लॉस हो जाना, उसको हम एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड लाइक हेमरेजिक एनीमिया के अंदर आता है। ये लॉस जो होगा वो 2 टाइप से हो सकता है, एक्यूट या फिर क्रॉनिक। सबसे पहले हम एक्यूट लॉस को देखते हैं कि सडन लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एक्यूट लॉस। इसके अलावा लाइक इसमें क्या फीचर्स होंगे, लाइक एक्सीडेंट के अंदर ये एक्यूट लॉस मिल सकता है, लाइक किसी का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने से सडन ब्लड लॉस होगा, ब्लड ऊज आउट होगा, बहुत एक्सेस अमाउंट के अंदर हो सकता है। वो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड से आरबीसीज और उसका प्लाज्मा दोनों ही एक्सेस अमाउंट के अंदर बाहर निकलने लग जाते हैं, इनका लॉस होता है। लेकिन बॉडी के अंदर प्लाज्मा जो पोर्शन होता है, इस प्लाज्मा पोर्शन का जो होता है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लेस हो जाता है। यानी कि मान लीजिए बॉडी के अंदर अगर 2 लीटर का प्लाज्मा निकल गया तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही ये 2 लीटर प्लाज्मा का वापस रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन रिप्लेसमेंट ऑफ आरबीसीज टेक 4 to 6 वीक्स, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जनरली 7 डेज का टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी स्टेजेस होती है जो मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताई थी एनीमिया के पार्ट 1 में, लाइक अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, देन कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो वहां से लगाकर एक मैच्योर्ड आरबीसी बनने में लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। तो इसीलिए जो आरबीसी लॉस होता है उस आरबीसी लॉस का रिप्लेसमेंट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो विद लेस नंबर ऑफ आरबीसीज हीमोडाइल्यूशन ऑकर, यानी कि ये चीज क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आज मेरे को ब्लड लॉस हुआ, आज ब्लड लॉस हुआ तो उसके अंदर आरबीसीज एंड प्लाज्मा दोनों का लॉस हुआ। प्लाज्मा का जो रिप्लेसमेंट होगा वो 24 आवर्स के अंदर ही वापस हो जाएगा, लेकिन आरबीसी का रिप्लेसमेंट होने में 4 से 6 सप्ताह लगेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आरबीसी की वैल्यू तो कम है लेकिन प्लाज्मा वापस रिप्लेस हो चुका है, यानी कि आरबीसी जो है वो डाइल्यूट हो चुकी है, हमारा ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो चुका है, उसके अंदर आरबीसी की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। तो इसीलिए हीमोडाइल्यूशन होता है, और इसको हम नॉर्मोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मॉर्फोलॉजिकली रूप से देखें तो नॉर्मोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक मान सकते हैं, क्योंकि न तो कोई बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट हो रहा है, न एरिथ्रोपोइसिस में कोई डिफेक्ट हो रहा है। हुआ क्या है कि सडन लॉस हुआ है, तो सडन लॉस होने की वजह से उसके एरिथ्रोपोइसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसीलिए नॉर्मोसिटिक यानी कि जो साइज होगी वो नॉर्मल होगी, और नॉर्मोक्रोमिक यानी कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी नॉर्मल रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एक्यूट लॉस के अंदर हमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं क्रोनिक लॉस को, अब हम क्रोनिक लॉस को देखते हैं। क्रोनिक लॉस इज लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ही या तो इंटरनली ब्लीडिंग हो या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, तो उसको हम क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड बोलते हैं। लाइक पेप्टिक अल्सर, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे अल्सर्स डेवलप हो चुके हैं जो जिनसे ब्लड ऊज आउट हो रहा है धीरे धीरे, या फिर हीमोफीलिया की कंडीशन होती है, यानी कि कोगुलेटरी फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मान लो उसको कोई चोट लग जाती है तो कोगुलेशन नहीं होगा, जिससे कि क्रोनिक स्टेट के अंदर उसमें ब्लड लॉस होता रहेगा। या फिर मेनोरेजिया की कंडीशन है, यानी कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम मेनोरेजिया की कंडीशन मानते हैं। इसके अंदर भी क्रोनिक लॉस होता है। सो ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्लड लॉस, लॉट्स ऑफ आयरन लॉस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी कि कंटिन्यूअस ब्लड लॉस हो रहा है, आयरन प्रॉपर अंदर डाइटरी आयरन के रूप में जा नहीं रहा है, और लेकिन क्रोनिक लॉस होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आयरन का जो स्टोरेज है वो कम होता जाएगा एंड बहुत ज्यादा आयरन जो होगा वो निकलता रहेगा। सो इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होने लगती है। दिस अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, that resulting less hemoglobin in RBC and cells become small, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई क्रोनिक लॉस की वजह से। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर भी नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी जो होगी वो साइज में स्मॉल हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी की जो रेडनेस होगी वो भी कम हो जाएगी। इसी वजह से, क्योंकि अब साइज कम हो रही है तो माइक्रोसिटिक होगा, और उसकी मैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, इसकी वजह से हाइपोक्रोमिक, यानी कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक जो होगा वो मॉर्फोलॉजिकली ये क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर एमसीवी की वैल्यू भी कम मिलेगी, एम एंड एमएमसी एच सी की वैल्यू भी कम मिलेगी। तो इस तरीके से हेमरेजिक एनीमिया मिलता है। अब हम इसके दूसरे टाइप हीमोलाइटिक एनीमिया को क्लासिफाई आगे डिस्क्राइब करते हैं। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी व्हिच इज नॉट कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन। हीमोलाइसिस क्या होता है कि आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है। हेमरेजिक एनीमिया के अंदर क्या था, ब्लड का लॉस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आरबी ब्लड का लॉस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका पूरे तरीके से खात्मा हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन होती है। और लेकिन इनका डिस्ट्रक्शन तो होता है, लेकिन वापस उसको कंपेंसेट करने के लिए आरबीसी का प्रोडक्शन उस अमाउंट के अंदर नहीं बढ़ पाता है, यानी कि एरिथ्रोपोएसिस उस अमाउंट के अंदर नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का जो प्रोसेस होता है ये कंपेंसेट नहीं हो पाता है। इसी को हम हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया एंड एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया की बात करते हैं। सो इट इज डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू डिफेक्टिव आरबीसी। इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है कि जो भी डिफेक्ट होगा वो आरबीसी के अंदर होगा, उसकी वजह से जो, यानी कि आरबीसी के अंदर जो डिफेक्ट होगा उसकी वजह से इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। अनहेल्दी आरबीसीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड डिस्ट्रॉयड सून। जो भी अनहेल्दी आरबीसीज होती है, लाइक अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया, या आरबीसी की जो आउटर लेयर है उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो गई, या आरबीसी की चेन्स मतलब कि हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती है लाइक अल्फा चेन, बीटा चेन्स, गामा चेन्स, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो गई, हीम प्रोडक्शन सही से नहीं हुआ, तो किसी भी तरीके से अगर आरबीसी के अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है तो उसकी वजह से वो अनहेल्दी आरबीसी हो जाती है, जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, बॉडी उसको ज्यादा देर तक अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करके नहीं रख सकती है, उसकी वजह से ही वो जल्दी से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इज ऑफन इनहेरिटेड। जनरली ये क्या होती है कि इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया इनहेरिटेड होता है, यानी कि हमारे पूर्वजों से ये हमें चीज मिलती है, लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो सबसे पहले हम because of abnormal shape of RBCs become more fragile and susceptible for hemolysis। अब क्योंकि आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, इसके अंदर जो नॉर्मल इसकी डिस्क शेप थी एंड बाइकॉनकेव शेप थी, वो शेप चेंज हो जाने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि आसानी से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन वो टूट सकती है, इसकी वजह से ये हेमोलाइसिस की कंडीशन डेवलप होती है।
अब हम सिकल सेल एनीमिया को देखते हैं, शॉर्ट वे में देखने की कोशिश करेंगे। इसका नेम से ही पता चल रहा है कि ये आरबीसीज जो होंगी वो सिकल शेप्ड में होंगी। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है कॉजिंग सिकल शेप्ड आरबीसीज ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस। नॉर्मली जो होता है वो हीमोग्लोबिन ए, यानी कि एडल्ट्स के अंदर हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है, लेकिन सिकल सेल के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन एस मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि अल्फा चेन्स तो नॉर्मल होती है, लेकिन बीटा चेन्स एबनॉर्मल होती है। उसके पीछे की क्या पैथोलॉजी होती है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हर टाइप के एनीमिया के लिए, लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट वे में समझते हैं कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एस होता है जिसमें बीटा चेन्स जो होती है वो एबनॉर्मल होती है, कॉजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस आरबीसी के अंदर कोलॉइडल स्टेट के अंदर तैरता रहता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि बीटा चेन्स इसकी एबनॉर्मल हो चुकी है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर बदल चुकी है, इसकी वजह से ये आरबीसी के अंदर उसमें नीचे प्रेसिपिटेट होने लग जाता है। इसकी वजह से आरबीसी बिकम सिकल शेप, यानी कि सिकल शेप की आरबीसी बन जाती है एंड फ्रेजाइल लीडिंग टू हीमोलाइसिस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर आरबीसी की शेप चेंज हो जाए तो वो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल होने की वजह से ये आसानी से टूट सकती है और टूटते ही हीमोलाइसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। दूसरा जो इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया का कारण होता है वो होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के जो आरबीसीज होती है वो स्मॉल होती है एंड इरेगुलर आरबीसीज होती है। इट इज आल्सो एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कॉजिंग एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया पाए जाते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन्स बिकम इम्बैलेंस्ड, यानी कि अल्फा और बीटा चेन्स की जो संख्या होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। जनरली हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती है, लेकिन थैलेसीमिया में ऐसा होता है कि या तो अल्फा चेन्स की कमी हो जाएगी या फिर बीटा चेन्स की कमी हो जाएगी, यानी कि या तो अल्फा चेन बनेगी ही नहीं, या फिर एक बनेगी या फिर आधी बनेगी, और या फिर जनरली ऐसा होगा बीटा चेन्स नहीं बनेगी या फिर एक बनेगी या फिर आधी बनेगी। तो जिस चेन्स के अंदर डिफॉर्मिटी होती है उसी चेन के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है, यानी कि अगर अल्फा चेन के अंदर डिफॉर्मिटी है तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन के अंदर डिफॉर्मिटी है तो बीटा थैलेसीमिया कहलाता है। Causing precipitation of polypeptide chains in immature RBC leads to disturbance in erythropoiesis। यानी कि सेम टू सेम चीज जो कि सिकल सेल एनीमिया में हो रही थी। सिकल सेल एनीमिया में क्या था कि हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली बन नहीं पा रहा था जिसकी वजह से वो आरबीसी के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसी तरीके से इसमें भी हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली बन नहीं पाता है, अल्फा या फिर बीटा चेन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती है, उनकी संख्या में इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है ये आरबीसी के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाती है और आरबीसी प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दिस लीड्स टू प्रेसिपिटेशन इन मैच्योर आरबीसी कॉजिंग हीमोलाइसिस। यानी कि अगर प्रेसिपिटेशन, ये क्या कह रहा है मैं बताता हूं कि अगर प्रेसिपिटेशन इमैच्योर आरबीसी के अंदर होता है तब तो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता और एनीमिया की कंडीशन होती है। और अगर ये मैच्योर आरबीसी के अंदर प्रेसिपिटेट होता है तो हीमोलाइसिस की कंडीशन होती है, यानी कि आरबीसी जो होती है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, वो टूट जाती है। हिमोलाइटिक एनीमिया का अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक हिमोलाइटिक एनीमिया। जो पहले देखा था वो था इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में था थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जो भी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं वो। अब है एक्सट्रिंसिक हिमोलाइटिक एनीमिया। इंट्रिंसिक में क्या था कि जो भी डिफॉर्मिटी थी वो आरबीसी के अंदर थी, लेकिन एक्सट्रिंसिक हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज आर हिमोलाइज्ड बाय फैक्टर्स आउटसाइड द सेल्स। जो भी आउटसाइड के फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से ही ये आरबीसी के अंदर हिमोलाइसिस होता है, लाइक सच एज एंटीबॉडीज, केमिकल्स एंड ड्रग। क्या क्या एग्जांपल्स है, लाइक लीवर फेलियर हो जाए, लीवर फेलियर की वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, हीम प्रॉपर बन नहीं पाएगा, या फिर ग्लोबिन प्रोटीन प्रॉपर बन नहीं पाएगी जिसकी वजह से आरबीसी में
हिमोलाइसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। रीनल डिसऑर्डर की वजह से अगर रीनल डिसऑर्डर हो गया है तो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस में भी कमी आएगी। हाइपरस्प्लीनिज्म की वजह से, हाइपरस्प्लीनिज्म क्या होता है कि स्प्लीन अब क्योंकि हिमोलाइटिक हो रहा है, हिमोलाइसिस हो रहा है, तो हिमोलाइसिस की वजह से बहुत ही ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस आरबीसी को डिस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए फिर स्प्लीन जो होती है वो अपनी जो क्वांटिटी होती है, यानी कि अपनी शेप जो होती है वो बढ़ा देती है, यानी कि हाइपरस्प्लीनिज्म अपनी शेप बढ़ जाती है। शेप बढ़ जाने की वजह से जो भी आरबीसीज होगी वो प्रॉपर मतलब के मल्टीपल अमाउंट के अंदर इस स्प्लीन के अंदर जाएगी और बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर इसका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। तो हाइपरस्प्लीनिज्म के अंदर भी हो सकता है। इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस या फिर मलेरिया, मलेरिया के अंदर भी हमने देखा था, आप मलेरिया के ऊपर बनाया गया वीडियो जरूर देख सकते हैं। मलेरिया के अंदर क्या था कि जो भी स्फीरोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, इस आरबीसी के अंदर जाके डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद में इसको रप्चर करके वो स्फीरोसाइट्स बाहर आते हैं। मीरोसाइट्स जो होते हैं वो सारे बाहर आते हैं, तो उस वजह से भी ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स या फिर केमिकल सब्सटेंस लाइक लेड की वजह से या फिर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, तो इन सभी चीजों की वजह से भी एक्सट्रिंसिक हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, यानी कि इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हिमोलाइसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसको ही हम एक्सट्रिंसिक हिमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थर्ड पार्ट यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया को देखने की कोशिश करते हैं। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस व्हिच इज नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। मैंने एनीमिया के पार्ट 1 में एंड में बताया था कि इरिथ्रोपोइसिस के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उसमें लाइक स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स थे, फिर मैच्योरेटिंग फैक्टर्स थे, देन फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, अगर इनमें से किसी की एक की भी कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया की कंडीशन होती है। लाइक क्या-क्या हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा मल्टीपल विटामिन्स लाइक विटामिन सी, विटामिन बी3, विटामिन बी6, इसके अलावा और भी मल्टीपल विटामिन हो सकते हैं जिनकी कमी से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो कि जनरल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, यानी कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं एनीमिया के उनमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है आयरन की डेफिशिएंसी। इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए आयरन की नीड होती है, लेकिन अगर प्रॉपर डाइट के अंदर आयरन जा नहीं पा रहा है तो इसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी कम होगा। इट कॉजेज माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रॉपर हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसकी आरबीसी की जो शेप होगी वो कम हो जाएगी, उसकी साइज में कमी होने लग जाएगी, और साथ ही साथ में हीमोग्लोबिन क्योंकि उसको रेड कलर देने की कोशिश करता है, रेड कलर प्रदान करता है, अब क्योंकि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रॉपर हो नहीं रहा, इसकी वजह से उसके कलर में भी डिक्रीजनेस देखने को मिलेगी, यानी कि साइज भी कम हो जाएगी माइक्रोसिटिक, और कलर भी उसका डल हो जाएगा यानी कि हाइपोक्रोमिक। Due to loss of blood, decreased intake of iron or poor absorption of iron from intestine or increased demand for growth and in pregnancy। अब आयरन डेफिशिएंसी होती क्यों है? सबसे पहला है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाए, लाइक हिमोलाइसिस हो जाए या फिर हेमरेज हो जाए, तो ब्लड का लॉस होने की वजह से, या फिर डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, हम जो भी खाना खाते हैं उनमें प्रॉपर आयरन डाइट नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है, या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, अब हम आयरन ले तो रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ग्रोथ एंड इन प्रेगनेंसी, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है या फिर प्रेगनेंसी होती है किसी फीमेल के अंदर, तो वो बेबी की ग्रोथ के लिए भी आयरन की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी के अंदर जो आयरन था वो सारा का सारा बेबी की ग्रोथ के अंदर चला गया, तो खुद की ग्रोथ के लिए जो आयरन की नीड होगी वो प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाती है, यानी कि प्रॉपर एक्सेस अमाउंट के अंदर हमें जितना आयरन चाहिए होता है वो डाइट के अंदर जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है।
और देखते हैं अगर इसके फीचर्स देखें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक ब्रिटल नेल्स, यानी कि उसके जो नाखून होंगे वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होंगे, वो आसानी से टूट सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्रैक्स एंड फिशर्स देखने को मिलती है। या फिर स्पून शेप्ड नेल्स, जिसको हम कॉइलोनाइकिया भी बोलते हैं, यानी कि इसके जो नाखून होंगे वो एक चम्मच जैसे होंगे, यानी कि अंदर की साइड में धसे हुए होंगे। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है। इसके अलावा ब्रिटल हेयर्स, यानी कि उस पेशेंट के अंदर वो ये कंप्लेंट देगा कि उसके बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूखे-सूखे हैं और आसानी से थोड़े से खींचने से भी बाहर आ जाते हैं। यानी कि उस पेशेंट में हमें एलोपेशिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, या फिर एट्रोफी ऑफ पेपिला ऑफ टंग। ये जो है ये एक नॉर्मल टंग है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसकी टंग जो है वो बहुत ही रफ है, इसके ऊपर बहुत पेपिला है। ये एक हेल्दी टंग है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से इसकी जो पेपिला होती है या इसकी जो रफनेस होती है वो खत्म हो जाती है, यानी कि एट्रोफी हो जाती है पेपिला की, जिसकी वजह से ये टंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। इसकी सरफेस जो होती है वो बहुत ही शाइनी होती है। तो शाइनी एंड स्मूथ टंग जो मिलती है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलती है। इसके अलावा टंग के अंदर पेलनेस भी देखने को मिलेगी। और हम देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया या फिर एडिशंस एनीमिया भी बोलते हैं इसको। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 क्या था? एक मैच्योरेटिंग फैक्टर था। ड्यू टू एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेराइटल सेल्स। विटामिन बी 12 जो होता है leads to decreased production of increased factor and poor absorption of vitamin B12, which is a maturation factor of RBC। होता क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा की पेराइटल सेल्स जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब पेराइटल सेल्स खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर का भी जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और हमने जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ही कम हो चुका है तो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। और विटामिन बी 12 क्यों जरूरी था? आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। तो एक तरीके से आरबीसी प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाएगी। इट कॉज मैक्रोसिटिक एंड या फिर नॉर्मो और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको मेरे एनीमिया के पार्ट 1 लेक्चर में बताया था कि इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहली स्टेज होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेट। प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेट में इसकी जो साइज थी वो थी 25 माइक्रोन तक। और उसके बाद में जो मैच्योर आरबीसी होती है उसकी साइज होती है 7.2 माइक्रोन तक। अब लेकिन क्योंकि मैच्योरेशन फैक्टर की कमी है, यानी कि विटामिन बी 12 की कमी है, तो ये 25 माइक्रोन से 7.2 माइक्रोन को में नहीं आ पाएगी। यानी कि अब इसकी साइज जो होगी वो 25 माइक्रोन या उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन 7.2 माइक्रोन तक नहीं आ पाएगी। यानी कि जो आरबीसी की साइज होगी वो बड़ी ही मिलेगी। इसकी वजह से ही मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। और क्योंकि विटामिन बी 12 नहीं हो पा रहा है तो इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी, लेकिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन तो उसका नॉर्मल ही है। सिर्फ इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस डिफेक्ट हुई है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के प्रोसेस में कोई कमी नहीं आई है। इसकी वजह से कभी कभार नॉर्मोक्रोमिक या अगर किसी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी भी हो जाए तो हाइपोक्रोमिक कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब हम अगर पर्निशियस एनीमिया के फीचर्स देखें कि उनके अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर्स मिलते हैं, लाइक लेमन येलो कलर ऑफ स्किन। जो लेमन येलो होता है उस टाइप की स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। अब होता क्यों है? जनरली तो येलो कलर जॉन्डिस में देखने को मिलता है, लेकिन ड्यू टू एनीमिक पेलनेस एंड माइल्ड जॉन्डिस, इन दोनों कंडीशन की वजह से ही ये जो होता है लेमन येलो कलर ऑफ स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा रेड सोर टंग देखने को मिलती है। उसकी जो जीभ होगी वो बहुत ही ज्यादा रेडिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेरेस्थीसिया की पेशेंट कंप्लेन करेगा, यानी कि एबनॉर्मल सेंसेशन लाइक नमनेस, बर्निंग एंड टिंगलिंग। पेशेंट ऐसा कंप्लेंट लेके आता है कि उसके हाथ पैरों में बहुत ही ज्यादा झंझनाहट होती है, या फिर बहुत जलन होती है, या फिर बहुत सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। तो उस कंडीशन को हम पेरेस्थीसिया बोलते हैं, जो कि विटामिन बी 12 की कमी से हो सकता है।
इसके अलावा प्रोग्रेसिव वीकनेस होगी पेशेंट में, और एटेक्सिया यानी कि एबनॉर्मल गेट होगी, पेशेंट एक तरीके से उसकी जो चाल होगी वो लड़खड़ाई हुई होगी। तो एक तरीके से विटामिन बी 12 में ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हमने अभी तक आयरन डेफिशिएंसी को पढ़ा है, उसके बाद में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को पढ़ा है, यानी कि पर्निशियस एनीमिया। अब हम देखते हैं मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैच्योरेशन फैक्टर फॉलिक एसिड। ये भी इरिथ्रोपोइसिस के अंदर हेल्पफुल होता है मैच्योर करने के लिए आरबीसी को, एंड आरबीसीज आर नॉट मैच्योर्ड बिकॉज ऑफ फॉलिक एसिड, सो डीएनए सिंथेसिस इज डिफेक्टिव, nucleus remains immature, and megaloblastic and hypochromic इसके अंदर एनीमिया देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में बताया था कि क्या होता है कि 25 माइक्रोन की जो प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज होती है, उसके बाद में ये 7 दिनों के अंदर 7.2 माइक्रोन की मैच्योर्ड आरबीसी में डेवलप होता है। लेकिन क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी हो चुकी है, जैसे कि विटामिन बी 12 में बताया था, अब ये इरिथ्रोपोइसिस जो है वो प्रॉपर सही से नहीं हो पाएगा, यानी कि आरबीसी की साइज जो होगी वो कम नहीं हो पाएगी, तो उसको हाइपो सॉरी मैक्रोसिटिक या फिर मेगालोब्लास्टिक यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ी आरबीसी देखने को मिलेगी, या फिर हाइपोक्रोमिक यानी कि उसके अंदर जो रेडनेस होगी वो कम मिलेगी, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम होगा। फीचर्स आर सेम एज पर्निशियस एनीमिया। जो जो पर्निशियस एनीमिया के फीचर्स थे वो भी इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फोर्थ है ए प्लास्टिक एनीमिया। इट इज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, क्योंकि सारी इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो रेड बोन मैरो में होती है, और अगर रेड बोन मैरो में ही कोई डिसऑर्डर होगा, उसकी वजह से अगर कोई एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उसको हम ए प्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यूज। किस किस की वजह से ये रिप्लेस हो सकते हैं? लाइक रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरेज और गामा रेज रेडिएशन की वजह से, या प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, क्विनिन्स या गोल्ड सॉल्ट की वजह से, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, या हेपेटाइटिस और एचआईवी इन्फेक्शन। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जो बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होती है वो फैटी टिश्यूज के अंदर रिप्लेस हो जाती है, फैटी टिश्यूज से रिप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से अब इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी, तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इस एनीमिया को हम ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, यानी कि रेड बोन मैरो में अगर कोई डिफॉर्मिटी की वजह से एनीमिया डेवलप हुआ है तो उसको हम ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इट इज नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के अंदर कमी होती है, आरबीसी की जो साइज है उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, इसके अलावा कोई डेफिशिएंसी नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी नहीं है, तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है। इसी वजह से नॉर्मोसिटिक या फिर नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है ए प्लास्टिक एनीमिया में। अब हम देखते हैं इसका पांचवा क्लासिफिकेशन, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया आफ्टर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी कि जनरली मैंने आपको बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है एनीमिया का। उसके बाद का अगर कोई एनीमिया होता है तो वो किसी डिजीज की वजह से होता है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से अगर हमें कोई डिजीज चलती आ रही है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है वो एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। डेवलप्स आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ सस्टेन डिजीज। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई बीमारी हमें बहुत ही महीनों से चलती आ रही है तो उसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक इन इनिशियल स्टेट। मान लीजिए हमें कोई भी बीमारी हुई, लाइक मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, या किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से हमें एनीमिया देखने को मिलेगा, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा। तो इनिशियल स्टेट के अंदर ये नॉर्मोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक होगी, यानी कि आरबीसी की साइज और उसके कलर के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके संख्या के अंदर, इसके नंबर के अंदर हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन लीड्स टू माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक आफ्टर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज जैसे जैसे लंबी टाइम तक चलती जाएगी तो हमारे आरबीसी की साइज के अंदर भी कमी आएगी और कलर के अंदर भी कमी आएगी, जो इन द एंड माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया को डेवलप करेगा।
और ये कौन-कौन सी डिजीजेस हो सकती है, लाइक ल्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स के अंदर अगर कोई एब्सेस हो चुका है या क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया है जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रॉपर्ली निकल नहीं पा रहा है, या फिर नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर हो चुका है जिसकी वजह से बोन मैरो में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। बोन मैरो के अंदर अगर कोई नियोप्लास्टिक डिफॉर्मिटी हो चुकी है तो एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इन सारी कंडीशन से भी ये क्रोनिक डिजीज की वजह से एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो आज हमारा ये जो पार्ट था इसमें हमने मोटे-मोटे तौर से एनीमिया को क्लासिफाई किया है मॉर्फोलॉजिकली एंड इटियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं लाइक नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक या मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक कंडीशन होती है। इसके अलावा इटियोलॉजिकली मैंने आपको बताने की कोशिश की 5 टाइप के होते हैं जैसे कि हिमोलाइटिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके अलावा एनीमिया ड्यू टू एनी डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस या फिर एप्लास्टिक एनीमिया। तो एक तरीके से हमने आज सिर्फ और सिर्फ एनीमिया को क्लासिफाई किया है। इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है और इसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए पार्ट 3 का आपको वेट करना पड़ेगा जो कि जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन्स या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चन्स का प्रॉपर आंसर दे सकूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये एनीमिया के ऊपर बनाया गया वीडियो पार्ट 2 जो है वो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू सो मच।